ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है लू के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बचाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली से मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन और आकाशवाणी से डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी। अप्रैल से जून महीनों के दौरान देश के कई राज्यों में मौसम का पारा बढ़ता है, जिसके नतीजे में हम सूखी और गर्म हवाओं से जूझते हैं। ये सूखी और गर्म हवाएं या लू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है अगर हम इससे बचने के लिए सावधानी न रखें। इन दिनों ही उत्तर भारत, मध्य भारत और कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। 12 मई को मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर गर्म मौसम और लू के बारे में अपनी एक एडवाइजरी में सचेत किया था और हम देख भी रहे हैं कि लगातार अधिकतम तापमान से वृद्धि दर्ज की जा रही है। उत्तर भारत सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इसलिए इस मौसम में सावधानी बरतने के लिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इन शुष्क हवाओं से हम स्वयं को कैसे बचाकर रखें। लू लगने पर शरीर में गर्माहट, सिरदर्द, कमजोरी, शरीर टूटना, बार बार मुंह सूखना, उल्टी, चक्कर, सांस लेने में तकलीफ, बुखार, आंखों में जलन और बेहोशी जैसे लक्षण नजर आते हैं। इसलिए घर में सामान्य उपचार की सलाह के साथ साथ ये आवश्यक है कि डॉक्टर की सलाह भी ली जाए, क्योंकि लू से हमारा सिर और चेहरा सीधे प्रभावित होता है। इसलिए इस गंभीर समस्या के आने से पूर्व ही हम बाहर जाते वक्त अपने शरीर को ढककर रखें और लू के संपर्क में न आएं। इस तरह की सलाह अक्सर डॉक्टरों और विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। लू लगने की कई वजह भी होती हैं, जिनको अक्सर हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, जैसे ठंडे मौसम या वातानुकूलित कमरे से अचानक से तेज गर्मी और सूखी हवा में आना, गर्म हवाओं और धूप में कई बार खड़े रहना, तेज गर्मी में ज्यादा एक्सरसाइज करना। इस मौसम में हमारे शरीर में पानी की भी कमी होने का खतरा बना हुआ होता है। शरीर में जरूरत से कम पानी पीने पर हम लू का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अपने खान पान में ठंडी और तासीर वाली चीजों को शामिल न करके भी इस संवेदनशील मौसम से प्रभावित हम हो सकते हैं। विशेषज्ञ इस बात की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि मौसम के अनुकूल कपड़ों का चुनाव भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए अक्सर इस मौसम में सावधानी के लिए ये सलाह दी जाती है कि धूप में घर से बाहर निकलें तो छाते का इस्तेमाल करें। खुले शरीर, खुले पैर धूप में न खड़े हों। तरल पदार्थों के रूप में अक्सर नींबू पानी, आम पन्ना, लस्सी, छाछ, नारियल पानी, बेल या नींबू का शरबत जैसे तरल पदार्थों का उपयोग करते रहने के बारे में भी इस मौसम के लिए कहा जाता है। इस मौसम में ढीले और सूती कपड़े पहनना ज्यादा उचित माना जाता है। खान पान को लेकर ये भी सलाह दी जाती है कि जितना हो सके हरी सब्जियों का सेवन करें, खीरा, ककड़ी और दूसरे फलों का भरपूर सेवन करें जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। इस मौसम में शरीर में पानी की सही पूर्ति का होना भी जरूरी माना जाता है। गर्म मौसम का असर सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं होता है, बल्कि इससे हमारी खेती और बागवानी भी प्रभावित होती है। बढ़ते तापमान से और शुष्क हवाओं से फसलों पर असर को देखा जाता है। इस मौसम में पानी की कमी से सिंचाई भी प्रभावित होती है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिंह कहते हैं कि बढ़ते तापमान और लू से फसलों की सुरक्षा के लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर सिंचाई के तरीके में बदलाव लाकर और माइक्रो इरिगेशन की तकनीक को अपनाया जाए तो न सिर्फ पानी की बचत होगी, बल्कि फसलों की भी पर्याप्त सिंचाई की जा सकेगी। जो भी हमारी फसल है, क्रॉप है, जिसका जो प्रोडक्शन है, उसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उससे जो है एक तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में असर पड़ता है हीट वेव की वजह से। अच्छा, अब ये मौसम बदलाव में हो क्या रहा है, जैसे पिछले साल आपने देखा होगा कि मार्च वॉज दी हॉटेस्ट मार्च 22 ईयर्स। फिर अप्रैल भी जो गर्म था वो 70 ईयर्स में इतना गर्म अप्रैल नहीं रहा। ये भी होते हैं जो हमारे लेट सोन क्रॉप, क्योंकि आजकल आप जानते हैं नॉर्थ में तो जैसे धान लगाते हैं, धान के बाद गेहूं लगाते हैं, अक्सर वो लेट हो जाता है। उस केस में ये हीट जो टर्मिनल हीट है उसकी प्रॉब्लम आती है।
तो उसमें जो हमारा मतलब सजेशन ये होता है कि अगर फसल खड़ी है तो जब पानी दें तो वो सुबह के वक्त पानी दिया जाए, ताकि पानी मिट्टी के अंदर ज्यादा चला जाता है तो वो उसके लिए पौधे के लिए रहता है। पानी मिट्टी में ज्यादा चला जाता है, वाष्पीकरण नहीं होता। दूसरा, हम लोग अक्सर कहते हैं मल्च की बात करते हैं। तो मल्च से क्या होता है कि एक तो सॉइल का टेम्परेचर नहीं बढ़ता और जो उसमें मॉइस्चर है, नमी है, बहुत देर तक रहती है। तो इससे जो है प्लांट को, जैसे जो पौधा वो कुछ दिन और का कहते हैं ना कि टाइम मिल जाता है। दूसरा, हम लोग आजकल अक्सर बात करते हैं माइक्रो इरिगेशन की। तो हम लोग ये कहते हैं कि जैसे आजकल तो ये तकनीक इतनी अच्छी हो चुकी है कि आप कोई भी फसल सोलर इरिगेशन से, ड्रिप इरिगेशन से लगा सकती हैं। उससे क्या होता है कि आप लाइट इरिगेशन देंगे, हल्का पानी दिया जाए। जैसे किसान के पास है, वो हल्का पानी से क्या होगा कि हल्का हल्का पानी जल्दी जल्दी देना पड़ेगा ज्यादा पानी की जगह। तो उससे क्या है कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है ना पौधे का, वो थोड़ा ठीक रहता है। आइए लू से हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों और इससे बचने के उपायों पर एक विशेष चर्चा आपको सुनवाते हैं। इसमें भाग ले रहे हैं एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन और आकाशवाणी से डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी। डॉक्टर साहब, गर्मियां अपनी चरम सीमा पर हैं। हीट वेव यानी लू का प्रकोप पूर्वी भारत, उत्तरी पश्चिमी भारत और कई इलाकों में जोर शोर से चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में लोगों के मन में कई चिंताएं, कई सवाल हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के उन सवालों के बारे में अपनी राय जाहिर करें। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि गर्मी के प्रकोप से बचाव के लिए आम आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की कि बचाव जो है इलाज से बेहतर है। जितना ज्यादा आप गर्मी से बच पाए वो इलाज से ज्यादा बेहतर होता है। इसके लिए 3 छोटे छोटे हम लोग उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले, जिन लोगों को आवश्यक ना हो, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, वो घर से बाहर ना निकलें। विशेष तौर पर छोटे बच्चे और घर के बुजुर्ग, वो दिन के समय में, दोपहर के समय में घर से बाहर ना निकलें। जिन लोगों को घर से बाहर जाना हो वो पूरी आस्तीन की कमीज पहने, अपने शरीर को कपड़े से प्रॉपरली ढक करके रखें। जैसे सर पर जो पगड़ी बांधी जाती है या हैट या टोपी ऐसा लिया जाता है, जिससे कि आप धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचें। जाने से पहले आप एक गिनती कर लें कि हर एक आधा घंटे के लिए आप 1 लीटर पानी अतिरिक्त लेंगे। न सिर्फ पानी, बल्कि पानी के साथ साथ रिहाइड्रेशन करने के लिए आपको साथ में जो नमकीन पानी जिसे हम लोग कहते हैं, शिकंजी कहते हैं, फलों का रस कहते हैं, वो भी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। आपने एक बात कही रिहाइड्रेशन की, कि हम सबको अपने आप को रिहाइड्रेट करके रखना है। ये क्या है और कैसे हम अपने आप को रिहाइड्रेटेड रख सकते हैं? रिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन 2 टर्म होते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब जब हमारे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है तो उस स्थिति को डिहाइड्रेशन कहते हैं। जब उस हुई कमी को हम लोग पानी और नमक और पेय पदार्थ के द्वारा फिर से नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो उसे रिहाइड्रेशन करते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन करने के लिए हमारे पास कॉमन जो है, नॉर्मल पानी के अलावे जो आपके इलेक्ट्रल पाउडर होते हैं, उसके साथ जैसे कि दस्त के समय में हम लोग बच्चों को देते हैं, वो सबसे ज्यादा आइडियल और उत्तम है। और उसके अलावे जो नॉर्मल फलों का रस हो गया, ये सारे कॉमन जो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होते हैं। आपने बात की ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की। इसकी नौबत तब आती है जब कोई व्यक्ति गर्मी की वजह से डिहाइड्रेटेड हो। तो डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या है? देखिए, डिहाइड्रेशन का सबसे पहला लक्षण ये होता है, जैसे छोटे बच्चों में अगर हम देखें तो इरिटेबिलिटी छोटे बच्चों में पहला होता है। नंबर 2 जो हर एज में होता है वो है पेशाब की मात्रा में कमी। आपको प्यास बहुत ज्यादा लगने लगेगा। आप देखेंगे कि पेशाब जो हर 3-4 घंटे में आप जो एक बार जाते थे वो 8-8 घंटे तक पेशाब नहीं, और पेशाब हो रहा है तो बहुत डार्क कलर का, गहरे रंग का, गहरा पीला या लाल जैसा आपको पेशाब हो रहा है। तो उस स्थिति में आप मान सकते हैं कि शरीर में जो पानी और नमक की कमी हो गई है। बुजुर्गों में ये कई बार जो है वॉमिटिंग लेकर के प्रेजेंट कर सकता है। बुजुर्गों में कई बार जो है वो थोड़ी सी बेहोशी या बातचीत करते समय जो थोड़ा सा ठीक बातें को नहीं करना, जिसको हम लोग इनकोहेरेंस कहते हैं, उस जैसी चीजों का होना इसके लक्षण हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसे लू लगी हो या वो डिहाइड्रेशन हो, कब अस्पताल जाने की नौबत आती है? देखिए, इसमें जो डेंजर साइन है वो ये है कि अगर आपको एक दिन तक या उससे ज्यादा पेशाब नहीं हो रहा हो, इससे पहले जो मूल तौर पर होता है कि आपको फीवर आ गया हो, बेहोशी छा गए हो, बहुत ज्यादा दस्त साथ में हो रहे हो, तो इन सभी स्थिति में नॉर्मल पानी पीने से आपका अगर काम नहीं चल पा रहा है तो आपको अस्पताल जाना चाहिए। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मार्कर ये है कि हर 4 से 6 घंटे में
जब तक आपको भरपूर मात्रा में पेशाब हो रहा है, मतलब आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या भी उतनी ज्यादा नहीं आई है। डॉक्टर साहब, आपने एक बात साथ में ये भी बताई कि बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए हमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जी, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए इस भीषण गर्मी के मौसम में? देखिए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए जब तक जरूरी ना हो दिन के समय में, दोपहर के समय में आप धूप में सीधे तौर पर ना निकलें, नंबर 1। नंबर 2, अगर निकलना पड़े तो पूरे तौर पर अपने आप को ढक के रखें। जाने के पहले ही 1-2 गिलास जो है रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, नींबू पानी, नमक पानी, इसका सेवन जरूर कर लें। और आपके लिए थ्रेशोल्ड कम होना चाहिए। अगर गर्मी के मौसम में आपको सर में तेज दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है या फिर दस्त आ रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं, तो आपको हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना है। मतलब आपको संदेह करना है कि जरूर आपको जो है लू लग गया या ऐसी बात हो गई है, और जल्द से जल्द डॉक्टर को आप मिलें। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है छोटे बच्चे और बड़े लोगों के लिए कि वो गर्म ठंड के दुष्परिणाम से अपने आप को बचाएं। आपने बात की लोग अपने आप को गर्म और ठंड के दुष्परिणाम से अपने आप को बचाएं। खासतौर से स्कूली बच्चों के केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चे धूप के समय में स्कूल से आए और आकर के उन्होंने तुरंत फ्रिज से पानी निकाल लिया और पी लिया। कैसे हम लोगों को अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए ताकि वो इस तरह के कदम न उठाएं? देखिए, 2 ढंग से हमारा गर्म ठंड, एक तो ठंडा पानी पीने के लिए, तो ये जरूरी है कि जब देखिए बाहर से आप आए तो पहले खुद को ठंडा लें और फ्रिज से निकले हुए पानी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने दें, उसके बाद आप पिए। बहुत ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट में ऐसा करने से आप भी ठीक हो जाएंगे, पंखे के अंदर बैठे और ये ठीक हो जाए। नंबर 2, घर के एसी को बहुत ज्यादा आप चिल न रखें। एक और सवाल जो काफी अहम है, लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें लू लग गई है या हमें हीट स्ट्रोक हुआ है तो हमें क्या खाना चाहिए या क्या पीना चाहिए? देखिए, खाने में इससे जुड़ी कई एक मिथ की बात होती है कि लोग जो कच्चे आम को ये पका करके ये खाते हैं, तो कच्चे आम को पका करके खाना ये लू का इलाज नहीं है। स्वाद के लिए आप खा सकते हैं, लू से बचाव के लिए आपको सूर्य की रोशनी में जाने से खुद को बचाना होगा। इलाज एकमात्र जो घर के स्तर पर आपके लिए जरूरी है बगैर डॉक्टर जाए हुए, वो है खुद को रिहाइड्रेट करना। तरल पदार्थ, पानी, नमक पानी, नींबू पानी, शिकंजी इत्यादि का आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। इतना ज्यादा सेवन करें कि हर 4 से 6 घंटे के बीच में आपको एक बार भरपूर मात्रा में पेशाब हो। आपके कहने का मतलब है कि हमारा ध्यान प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल पर ज्यादा होना चाहिए। जी, खुद से आप दवाई न लें। जो डेंजर साइन के बारे में हमने बताया, जब कभी भी ऐसा हो तो आप नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र जाकर के उचित डॉक्टरी सलाह लें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जिसको लेकर के कई प्रश्न उठाते जाते रहे हैं समय समय पर, क्या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होना चाहिए इन सिचुएशंस में? देखिए, हीट स्ट्रोक में बुखार आता है और लाजमी है कि लोग समझते हैं कि बुखार है, कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक दो। एंटीबायोटिक हीट स्ट्रोक में बिल्कुल भी कारगर नहीं है, इनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो एंटीबायोटिक देने से न केवल अतिरिक्त दवाई जो है वो आपके शरीर में जा रही है जिसके अपने दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट्स होंगे, बल्कि गैर जरूरी मात्रा में जब आप एंटीबायोटिक देंगे तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी पैदा होगा। न सिर्फ आपके लिए ये नुकसानदेह है बल्कि समाज के लिए और मेडिकल साइंस के लिए भी बड़े तौर पर ये नुकसानदेह है। चलते चलते डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को जब गर्मियां अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची हुई हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे उनके मन में जो शंकाएं हैं, जो भ्रम हैं, वो दूर हों? जी, मैं छोटी छोटी 2 बातें कहना चाहूंगा। बचाव इलाज से बेहतर है, तो बीमार पड़ने से पहले ही आप अपने आप को प्रॉपरली रिहाइड्रेट करें और पूरे कपड़े पहन करके रहें। नंबर 2, एक बहुत जरूरी है, वो एसी को लेकर के है। ऐसा है, बहुत सारे घरों में एसी है, तो एसी का टेम्परेचर आप इस तरह से सेट करें कि वो 25 और 30 के बीच में हो, न कि 15 और 20 के बीच में। ये न सिर्फ आपके लिए स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, बल्कि जो ज्यादा बिजली का खपत होता है उससे भी आप अपने देश को बचा सकते हैं। एंड नंबर 3 ये कि जब एसी का ज्यादा यूज होगा उससे जो गैसेस निकलते हैं वो कई बार जो है हमारे पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप हमारे डॉक्टर साहब के सुझाव पर अमल करते रहेंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लू के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बचाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन और आकाशवाणी से डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।